Welcome to A Levels Academy Islamabad YouTube channel. You can also purchase these notes from the social links given on this channel. If you have any questions, feel free to reach out to me. Don't forget to subscribe this YouTube channel and show your support to my written notes. See you next time. Welcome to A Levels Academy Islamabad. इस वीडियो में हम मैक्सिम पढ़ेंगे इक्विटी will not suffer the wrong without a remedy. मैक्सिम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है. यहाँ पे लिखा है कि जो इक्विटी है वो ऐसा होना चाहिए जो रेमेडी के बगैर ना हो. मतलब कहना यहाँ पे ये चाहे, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. अब ये इंसान है, ठीक है, इसकी ये कार है और इस इंसान ने इस बंदे की कार को टक्कर मार दी, क्रैश कर दिया इसकी कार को, राइट. अब करना ये है कि इस बंदे ने जब ये कोर्ट जाएगा, यानी कि इक्विटी कोर्ट जाएगा, वहाँ जाके वो कोर्ट में जाके कहेगा कि मेरी जो कार है इसका एक्सीडेंट हो गया है, आप मुझे रेमेडी दें. ठीक है, तो तब ही कोर्ट उसको हेल्प करेगी. लेकिन अगर ये बंदा कोर्ट जाता है और कोर्ट जाके कहता है कि वी नीड सम हेल्प, ठीक है, ये कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए कोई, लेकिन कोर्ट जो है इस बंदे को कोई रेमेडी नहीं देती. रेमेडी का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ. अब कोर्ट यहाँ पे ये करेगी कि इस बंदे को कहेगी कि जितना इस कार पे आपने टक्कर मारी है, लाइक मिसाल के तौर पे कार का जो फ्रंट बम्पर है, जो फ्रंट साइड है कार की, ये टूट गई है और इस कार की जो फ्रंट साइड है इसकी प्राइस है 40,000. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, शायद ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, 40,000 प्राइस है. तो कोर्ट इस बंदे से कहेगी क्या ये बंदा अगर आपको 40,000 दे दे तो क्या आपकी कार रिकवर हो जाएगी. ये कहेगा हाँ जी, मेरी कार इतने पैसों पे रिकवर हो जाएगी. तो कोर्ट इस बंदे से कहेगी कि आप ये 40,000 रुपीज़ पे कर दें. ये जो 40,000 है इसी को हम रेमेडी कहते हैं. रेमेडी मीन्स मसले का सलूशन. अगर ये सारी चीज़ें ना होती, ये सारी चीज़ें अगर ना होती तो मिसाल के तौर पे गाड़ी की टक्कर लग गई है और कोर्ट के पास गया और कोर्ट के पास कोई रेमेडी मौजूद नहीं हो तो फिर वो चीज़ इक्विटी नहीं होती. तो इक्विटी होती ही इसी चीज़ का नाम है कि जिसमें रेमेडी मौजूद हो. रेमेडी मीन्स सोल्यूशन मौजूद हो. ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे क्या है कि गाड़ी पे टक्कर लगी तो जिस बंदे ने टक्कर मारी वो पैसे पे करेगा. ये चीज़ होती है रेमेडी. तो इक्विटी रेमेडी के साथ ही वर्क करता है. अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड पे हमारे पास द कॉमन लॉज कोर्ट्स फेल टू प्रोवाइड रेमेडी टू मैनी पीपल. अच्छा, जो बैकग्राउंड है तमाम इक्विटी के जो इंट्रोडक्शन है उसका बैकग्राउंड मैंने सबका सेम ही लिखा है और बाकी की जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये भी सेम है और बाकी काफ़ी चीज़ें सेम है. सेम लिखने का मकसद ये है, पहले मैं ज़रा ये क्लीन कर लूँ ताकि गंदा ना लगे. ये सारा सेम लिखने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम में हमारे पास पार्ट 1 से 4 क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम के, पार्ट 2 से भी 4 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और फिर पार्ट 3 से 2 आएंगे. 4 इसमें आएंगे तो यहाँ से 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 इसमें आएंगे 2 यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं, 2 इसमें आएंगे यहाँ से, एक टोटल 5 अटैम्प्ट करने हैं. ठीक हो गया. तो जो सबसे पहला पार्ट है उसमें आते हैं मैक्सिम्स. जो पहला पार्ट है मैक्सिम्स का, उसमें ये होगा कि आपको पहला जो क्वेश्चन है वो रैंडम चैप्टर से आएगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इक्विटी वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे पहले 2, और बाकी 2 में आपको मैक्सिमम वाले सवाल आएंगे. अब एग्जाम पेपर के ऊपर है कि शायद एग्जामिनर आपसे 3 क्वेश्चंस पे मैक्सिम्स पूछ ले और एक क्वेश्चन पे रैंडम इक्विटी का क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इक्विटी टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले. ठीक है, तो कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि देखो मैक्सिम्स ज़्यादा है, टोटल 12 मैक्सिम्स है. 12 मैक्सिम्स होने की वजह से मैंने कोशिश की है कि टॉपिक्स सेम हो. अगर टॉपिक सेम होंगे उसका फ़ायदा ये है कि याद करना हमें कम पड़ेगा. ठीक है, इसलिए मैंने सेम रखे ताकि बैकग्राउंड भी सबका सेम रहे, एक्सप्लेन अपना हिस्ट्री भी सेम रहे. क्योंकि आपको पेपर में तो देखें, अगर एक क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट करते हैं ना मैक्सिमम का और आपने सारा का सेम ही तैयार किया हुआ है तो आपको याद कम रखना पड़ेगा. लेकिन अगर आप दोनों ही क्वेश्चंस पार्ट 1 से जो 4 सवाल आए हैं उसमें अगर मिसाल के तौर पे आप दोनों ही मैक्सिमम वाले अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं
तो आप कोशिश इस तरह से कर लें कि दोनों की इंट्रोडक्शन में ना थोड़ी सी चेंजेस कर दें, यानी कि एक में बैकग्राउंड डाल दें तो दूसरी वाले क्वेश्चन आंसर में हिस्ट्री डाल दें। या आपके अपने ऊपर है कि आप अटैम्प्ट कैसे करेंगे, बट मेरा मकसद ये है सारा सेम लिखने का ताकि याद कम रखना पड़े और आपके सारे मैगज़ीन्स कवर हो जाएं। तो बैकग्राउंड पे ये लिखा है कि जो कॉमन लॉ कोड्स है, कॉमन लॉ कोड्स वो कोड्स होती हैं जिनमें फिक्स लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉज थे कॉमन लॉज वाले जो कोड्स थी, ये रेमेडीज़ हर सिचुएशन पे प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। लाइक हर सिचुएशन पे, मिसाल के तौर पे न्यू मसले बन रहे हैं, न्यू सिचुएशंस आ रही हैं, उन पे ये लॉज वर्क नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो फेल कर जाते थे। एंड दिस फेलियर लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ चैंसरी। अच्छा, अब दो कोर्ट्स हैं, एक है कॉमन लॉ कोर्ट, दूसरी है कोर्ट्स ऑफ चैंसरी। जो कॉमन लॉ कोर्ट्स हैं वो सिंपल लॉज को डील करती है, जो चैंसरी लॉज हैं वो इक्विटीज़ वाले लॉज को डील करती हैं। The common law was inflexible and it was unable to remove all wrongs and grievance शिकायत। यानी कि जो कॉमन लॉ कोर्ट है, यानी कि जो पहली वाली कोर्ट्स हैं, ये सारे मसलों को हल नहीं कर पाती थी और लोग जो हैं अपने मसलों को सॉल्व नहीं करवा पाते थे, और इसी वजह से लोगों की जो शिकायतें थी वो ख़त्म नहीं हो पाती थी, यानी कि उनकी ग्राइवनेस शिकायतें ख़त्म नहीं हो पाती थी। These maxims helps the equity courts to remove the rigidity of the common law courts। और क्या ये रहे हैं कि जो मैगज़म बने, मैगज़म बनने से क्या हुआ कि जो कॉमन लॉ कोर्ट हैं उनके तो जो रिजिडिटी आई थी, रिजिडिटी का मतलब है कि बहुत से केसेस ऐसे थे जिनमें कॉमन लॉ कोर्ट हेल्प नहीं कर पाते थे। तो ऐसी सिचुएशन पे जो लॉज थे वो रिजिड बने हुए थे, लाइक ऐसा लॉ बना हुआ था जो हर केस पे अप्लाई नहीं हो पाता था। लेकिन इक्विटी से हुआ ये कि जो रिजिडिटी है ये ख़त्म हो गई और इसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया इस लॉ को, यानी कि लॉज को इस तरह से फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि जो भी सिचुएशन आए, जो भी मसले आए, उन सब पे ये लॉज अप्लाई हो सकें। तो इस तरह से इक्विटी ने लॉ को हेल्प की। ये था इसका बैकग्राउंड। मैं अभी ये सारी चीज़ें रेस कर लूँ ताकि आपको दिख सके। अब दूसरी हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी कोर्ट्स पढ़ने लगे। जो पहला कोर्ट है ये मैंने कॉमन लॉ कोर्ट बनाया, ये मैंने खुद ही ड्राइंग बनाई है इसकी कोर्ट की। इसमें लिखा है इट इज़ अ कॉमन लॉ कोर्ट दैट वर्क्स ऑन द फिक्स लॉज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक कोर्ट है जिसका नाम है कॉमन लॉ कोर्ट, ये फिक्स लॉज पे वर्क करती है, यानी कि जो लॉज मौजूद हैं उन्हीं पे वर्क करती है। और ये जो दूसरी कोर्ट है ये हमारे पास है चैंसरी कोर्ट। इसको हम कोर्ट ऑफ चैंसरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ एन इक्विटी कोर्ट और कोर्ट ऑफ चैंसरी। इसको या तो आप कोर्ट ऑफ चैंसरी भी कह सकते हैं या इक्विटी कोर्ट भी कह सकते हैं। दैट वर्क्स ऑन दी मैगज़म्स ऑफ इक्विटी, जो कि मैगज़म ऑफ इक्विटीज़ पे चलते हैं। दीज जजेस इन दिस कोर्ट्स वर कॉल्ड एज चैंसलर्स। और यहाँ पे जो जजेस होते हैं उनको हम चांसलर्स कहते हैं, यानी कि जजेस नहीं कहते, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कोर्ट है, एक हमारे पास कोर्ट ऑफ इक्विटी है, दूसरी हमारे पास कॉमन लॉ कोर्ट है, ठीक है। आपने एग्जाम पेपर में ड्राइंग नहीं बनानी है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि आप बैठ के बना सकें, ठीक है। अगली हेडिंग है, अगर आप ये लाइन लिखना चाहते हैं तो बेशक लिख लें पेपर के अंदर, बाकी ये मैंने ड्राइंग सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। To make the common law flexible enough for the administration of justice, the maxims came into existence। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कॉमन लॉ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मैगज़म्स बनाए गए ताकि लॉ जो है फ्लेक्सिबल हो जाए, खुल जाए, आराम से सब लोगों के काम आ सके, रिजिडिटी ख़त्म हो जाए। ओरिजिनली इट इज़ फ्रॉम द लेटिन मैगज़म्स, और जो मैगज़म्स है सारे के सारे लेटिन मैगज़म से निकले हैं, ठीक है, यानी कि लेटिन लोगों ने इस मैगज़म्स को बनवाया, उन्हीं की वजह से हम तक मैगज़म्स पहुँचे। दिस मैगज़म्स इंक्लूड द होल थ्योरी ऑफ इक्विटी, जुरिस्डिक्शन एंड प्रोवाइड्स रिलीफ टू पीपल हु सफर अ डैमेज और लॉस। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ये मैगज़म्स हैं ये सारी इक्विटी के ऊपर अप्लाई होते हैं कि अभी जो हम इक्विटी पढ़ रहे हैं ना पार्ट 4 में, ये छोटा सा पार्ट है। इक्विटी बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जितना भी इक्विटी बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, उन सब पे ये मैगज़म्स अप्लाई होंगे, ठीक है। और इस मैगज़म के बनने से क्या हुआ कि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया, उनके डैमेजेस जो उनको कॉज हुए थे, हार्म पहुँचे थे, उन पे सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया। दूसरी हेडिंग है मीनिंग ऑफ द मैगज़म, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैगज़म। मीनिंग ऑफ मैगज़म है हमारे पास इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। आपने हर हेडिंग में ना इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पहले आप मैगज़म को एक लाइन पे लिख दें, दूसरी लाइन पे आप उसका मीनिंग एक्सप्लेन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप वही मीनिंग लिखें जो मैंने लिखा है। जो मीनिंग आपको खुद सही लग रहा है कि
इस मैक्सिमम का ये मतलब हो सकता है, वो आप यहाँ पे लिख दिया करें, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपका रट्टा नहीं देखता, वो आपकी राइटिंग स्किल्स देखता है कि आप कितना लिख सकते हैं, आपको इस टॉपिक की कितनी समझ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग इसका लिख दी कि इक्विटी एम्स टू प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर एवरी लीगल रॉन्ग, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, कोई भी अपनी मर्जी से मीनिंग इसका लिख दें, बट मीनिंग जो है मैच करना चाहिए इस मैक्सिमम के साथ। तो मीनिंग इसका ये है कि जो इक्विटी है उसका ये मकसद है कि जो रेमेडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है। इस तरह से आपने इसका मीनिंग लिख देना है, सही है। और फिर आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैक्सिम। ये सारी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है, आपने सारे मैक्सिम्स के साथ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दिस मैक्सिम एक्सप्लेन्स दैट इफ plaintiff's right are violated, then equity court will provide him or her a remedy, even if the common law is rigid. If a person have a right, he or she must have a remedy to get from equity courts. यहाँ पे ये लिखा है कि जो मैक्सिम्स हैं वो एक्सप्लेन करते हैं दैट अगर प्लेंटिव्स राइट्स आर वायलेटेड देन इक्विटी कोर्ट्स विल प्रोवाइड हिम और हर रेमेडी। प्लेंटिव वो बंदा होता है जिसका नुकसान हुआ, और डिफेंडेंट वो बंदा होता है जिसने नुकसान किया, ठीक हो गया। और लिखा है कि इफ अ पर्सन हैव अ राइट he or she must have remedy to get from equity court. यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस बंदे के पास राइट होता है ना, उसी के पास चांसेस हैं कि वो कोर्ट में जाके रेमेडी मांग सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे की गाड़ी डैमेज हुई है, तो जिसकी डैमेज हुई है गाड़ी, उसी के पास ही राइट होगा कि वो कोर्ट में जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदा रास्ते में चल रहा है, इसकी ये गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी जो ये खड़ी हुई है ना, ये गाड़ी तो इस बंदे की है, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जा रहा। लेकिन इसने देखा कि इसकी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हुआ, ये कोर्ट में जाके कह रहा है कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट है। कोर्ट कहेगा भाई तुम कौन होते हो कि हम तुम्हारी रेमेडी दे, गाड़ी तो ये इसकी है। तो जिसका गाड़ी है उसी के पास ही राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके रेमेडी यानी कि मसले का हल मांग सके, ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि जिसने इस गाड़ी का नुकसान किया है, यानी कि गाड़ी टूटी है, तो जिसने टक्कर मारी है गाड़ी को, यानी कि ये थर्ड पर्सन इस तरह का टक्कर मारी है, तो ये जो बंदा है जो रेमेडी मांग रहा है, इसको चाहिए कि वो इस बंदे को भी लेके आए, यानी कि डिफेंडेंट को भी लेके आए जिसने नुकसान किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि जिसका नुकसान होता है उसी के पास ही राइट होता है कि वो कोर्ट में आए, और डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों हाजिर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नुकसान जो है गाड़ी का आपकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ और आप जो है कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट आपको ऐसी सिचुएशन पे कोई रेमेडी नहीं देगी। कोर्ट कहेगा कि भाई आपने खुद लापरवाही से गाड़ी मारी है, हम आपको क्यों रेमेडी दें, क्यों पैसे दें, क्यों किसी और बंदे से पैसे दिलवाएं। हाँ, अगर किसी और बंदे ने आपकी गाड़ी मारी है और जान के मारी है और कोई लापरवाही से किया या जो भी है, तो अगर एक बंदा एग्जिस्ट करता है तो ऐसी सिचुएशन पे आप कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकते हो। कोर्ट से जाके कह सकते हो कि मेरी इस गाड़ी पे इतने पैसों का नुकसान हुआ, तो इस बंदे से कहें कि मुझे इतने पैसे दे दे या मेरी गाड़ी को ठीक करवा दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोर्ट इसमें हेल्प कर देगा। तो ये बात यहाँ लिखी है। अगली हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ द मैक्सिम। एवोल्यूशन ऑफ द मैक्सिम के अंदर आपने लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में लिखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम लिखा है, लेकिन जो मेरे दूसरे मैक्सिम्स हैं उसके अंदर मैंने लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में काफ़ी अच्छी खासी डिटेल लिखी है, वो भी आपने लाजमी लिखनी है। मैंने इसमें कम ऐसे लिखा था क्योंकि उस वक्त जब मैंने ये नोट्स बनाए तो मेरे जहन में नहीं आया कि मुझे लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में भी लिखना चाहिए। तो मैं दूसरे मैक्सिम्स भी आप देख लें, मैं आपको दूसरे मैक्सिम्स दिखा देती हूँ। ये मेरे पास दूसरा मैक्सिम है, ठीक है। तो इन मैगजीन्स में मैंने लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में अच्छी डिटेल लिखी थी कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने पढ़ा दी हैं। अब यहाँ पे आता है लॉर्ड नॉटिंघम, ठीक है। एवोल्यूशन का वो पार्ट है जो मैं पढ़ाने लगी थी, जिसमें मैंने लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में बताया। अब आगे मैंने लॉर्ड नॉटिंघम नहीं लिखा, लेकिन आपने लॉर्ड नॉटिंघम के बारे में जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा है वो सारा आपने लिखना है। यहाँ तक जाके लॉर्ड नॉटिंघम की हिस्ट्री ख़त्म होती है। तो अगर आप ये लिख लेंगे, इससे भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज़ होंगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ आपने ये एक फर्स्ट वाली लाइन लिख देनी है कि मैक्सिम ऑफ इक्विटी बिगन टू डेवलप इन द टाइम ऑफ लॉर्ड नॉटिंघम हु वाज नोन फॉर द फादर ऑफ मॉडर्न इक्विटी। जो लॉर्ड नॉटिंघम था, यही मॉडर्न इक्विटी का जो है फादर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से हम तक मैक्सिम्स पहुँचे, इस बंदे की वजह से, ठीक है। तो आप चाहो तो इस बंदे की सारी डिटेल लिख दो या सिर्फ ये फर्स्ट लाइन लिख दो। तो हम उस मैक्सिम पे वापस पहुँचते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। तो ये वही एवोल्यूशन की वर्डिंग्स है जो मैंने ऊपर पढ़े थे कि मैक्सिम ऑफ इक्विटी बिगन टू डेवलप इन द टाइम ऑफ लॉर्ड नॉटिंघम हु वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इक्विटी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है आप सिर्फ इतना पोर्शन लिख दो। अगर आपके पास लिखने का टाइम ज़्यादा है तो आप लॉर्ड नॉटिंघम की वो सारी बातें लिख दो जो मैंने उस दूसरे मैक्सिम में लिखी है। आपको दूसरा मैक्सिम भी मेरे बाकी नोट्स के साथ दिख जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिम। अच्छा, मैक्सिम्स की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैक्सिम इसलिए यूज़ किया जाता है
जब पीपल वर एंटाइटल्ड फॉर अ राइट, यानी कि जिस बंदे का, मैं जैसे पहले बताया कि अगर इस बंदे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और किसी और बंदे ने किया है, ठीक है, इस बंदे की ये गाड़ी है और इस बंदे ने एक्सीडेंट किया, ऐसी सिचुएशन पे इसके पास राइट है कि वो कोर्ट जा सके। तो यही बात यहाँ लिखी है कि जिन लोगों के पास राइट है या जो इंटाइटल्ड है राइट के लिए, वही मैक्सिम्स को यूज़ कर सकते हैं। राइट्स वर वायलेटेड, यहाँ पे जो है राइट्स वायलेट हुए, कैसे कि इसने इस बंदे की गाड़ी को टक्कर मारी तो ऐसी सिचुएशन पे इसका राइट वायलेट हुआ, यानी कि राइट को इसके नुकसान पहुंचा, तो ये कोर्ट में जाके कोर्ट से कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया है तो आप प्लीज़ मेरे नुकसान को पूरा करवाएं। तो फिर वो इस बंदे से कहेगा कि आप नुकसान पूरा करें जितने पैसे भी लगते हैं। अगली हेडिंग है कॉमन लॉ कुड नॉट प्रोवाइड जस्टिस इन ऑल केसेस। कोई ऐसा केस हो गया, अब चलो ये तो केस नॉर्मल सा था ना गाड़ी वाला, अब कोई ऐसा केस आ गया है जिसपे ना लॉ, जिसके ऊपर कोई लॉ बना ही नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इक्विटीज बनाए गए, मैक्सिम्स बनाए गए ताकि लॉ को हेल्प हो सके। सही है। फिर अगली हेडिंग है द फेलियर ऑफ कॉमन लॉ प्रोवाइडिंग जस्टिस हैड रिड्यूस्ड हिज मैक्सिम्स टू सॉल्व द इश्यूज। और जो लॉज थे जो हेल्प नहीं कर पा रहे थे हर सिचुएशन पे, उसी की वजह से मैक्सिम बने ताकि लॉ जो चीज़ नहीं कर पा रहा वो मैक्सिम कर सके। ठीक है। अगली हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ मैक्सिम। ये जब अब तक जितना भी मैं पढ़ती रही हूँ, ये लाइन सारा कुछ, ये सारी चीज़ें जो है आप बाकी मैक्सिम्स के साथ भी लिख सकते हैं और मैंने लिखा भी हुआ है अपने बाकी मैक्सिम्स में। ठीक हो गया। डेफिनेशन में आपने वॉल्कर डीएम की डेफिनेशन दे देनी है, या जो भी आपको डेफिनेशन आपकी बुक्स में मिली है जो आपको आसान लगती हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिम्स आर शॉर्ट पिथी फॉर्मुलेशंस ऑफ ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस ऑफ जस्टिस। यहाँ पे ये बंदा वॉल्कर ये कह रहा है कि मैक्सिम्स होते बड़े छोटे वर्ड्स में हैं, यानी कि आपको 1 से 2 लाइन के ही मैक्सिम्स मिलते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, जो भी मैक्सिम हम पढ़ रहे हैं ये रेमेडी वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है। इक्विटी कैन नॉट बी विदाउट अ रेमेडी, है ना। ये मैक्सिम कितने लाइन का था? 1 से 2 लाइन का। ठीक होगा ना। लेकिन मैक्सिम है तो 1-2 लाइन का, लेकिन इसका जो मकसद है इस मैक्सिम का वो बहुत ही गहरा है। यानी कि आप देखो मैंने इतनी ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स बनाया, लेकिन बात तो सिर्फ एक छोटी सी लाइन की थी, यानी कि 1 लाइन का मैक्सिम है ये, लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये बात यहाँ पे हमें ये बंदा सिखा रहा है कि ये मैक्सिम्स होते तो बहुत शॉर्ट है, पिटी टाइप के होते हैं, लेकिन इनका जो मकसद है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है। और हाँ, ये बात यहाँ लिखिए, मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि अगर आप में से कोई भी नोट्स बना रहा है देखते हुए तो उसको देख सके। दूसरी हेडिंग है हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ इक्विटी। ये आप चाहो तो ये हेडिंग भी दे दो, या आप अपनी मर्जी से कोई भी हेडिंग दे सकते हो। ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद फिर आपने एक और डेफिनेशन दे देनी है, मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की दी है। शॉर्ट विद स्टेटमेंट यूज टू डिनोट द जनरल प्रिंसिपल दैट आर सपोज्ड टू रन थ्रू इक्विटी। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सी स्टेटमेंट्स होती हैं 2-2, 3-3 लाइन की, और ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्विटी के साथ वर्क करते हैं। ये बातें हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बता रही है कि जो कुछ भी हमें मैक्सिम्स में लिखी जाती हैं चीज़ें, वो सारी मैक्सिम्स वाली चीज़ें जो हैं इक्विटी के साथ ही चलती हैं। ये बातें ये कह रहे हैं। अगली हेडिंग में मूव ऑन करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म मैक्सिम। इसमें करना ये होता है कि जो ब्लैक स्टार डिक्शनरी है वो ये बता रहा है अ ट्रेडिशनल लीगल प्रिंसिपल दैट हैज़ बीन फ्रोजन इनटू कॉन्साइज एक्सप्रेशन। यहाँ पे ये ब्लैक स्टार डिक्शनरी ये कहती है कि ये जो मैक्सिम्स होते हैं ये मतलब बहुत ही पुराने वक्तों को देख के और नए वक्तों को देख के इनको बनाया जाता है, और इनको बनाने के बाद इनको एक या 2 लाइन में फ्रीज करा दिया जाता है। फ्रीज का मतलब ये है कि ये मैक्सिम जो हम अभी 2025 में जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इन मैक्सिम्स पे, ये मैक्सिम आज नहीं ईजाद हुए, ये मैक्सिम परसों नहीं ईजाद हुए, ये मैक्सिम 10 साल नहीं ईजाद हुए, बल्कि इनको ईजाद हुए हुए इतने साल हो चुके हैं। लेकिन अब भी आज के दौर में भी ये मैक्सिम हमें उसी वर्डिंग्स में मिल रहे हैं, यानी कि जो मैक्सिम्स की वर्डिंग्स हम अभी पढ़ते हैं ना कि इक्विटी फॉलोज द लॉ या इक्विटी कैन नॉट बी विदाउट रेमेडी, जितने भी हम लाइन्स अभी पढ़ रहे हैं ये एज इट इज़ 100 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी ये उसी लाइन में उसी तरतीब से हमें मिलेंगे। ठीक है। तो यही बात है हमें ब्लैक स्टार डिक्शनरी बता रही है कि ये बहुत ही पुराने वक्तों की चीज़ें हम तक पहुंची हैं, और यानी कि मतलब जो भी पुराने वक्त में लॉ और जो चीज़ें थी वो हम तक आज पहुंचा है। ये बातें हमें यहाँ पे लिखी है कि ट्रेडिशनल लीगल प्रिंसिपल दैट हैज़ बिन फ्रोजन मीन जिसको इकट्ठा किया गया हो एक जगह पे, इनटू कॉन्साइज एक्सप्रेशन, यानी कि एक फिक्स छोटी साइज के एक्सप्रेशन मीन्स वर्डिंग्स में हम तक ये चीज़ पहुंची है। ये बात हमें यहाँ पे लिखी मिली है। अब देखा यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन होंगे, ये आप चाहो तो इनमें से तीनों लिख दो, तीनों लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर एक भी लिख लेते हो तो भी इनफ है। ठीक है। एक भी डेफिनेशन देते हो तो भी इनफ है। अब बेसिस ऑफ मैक्सिम आता है। अब इस मैक्सिम का क्या बेसिस है? इसका बेस है उबी जूस इबी रेमेडियम, यानी कि आपने इसके अंदर
इस फ्रेज को लिखना है, ठीक है। दिस मैक्सिम ऑफ इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी इज बेस्ड ऑन द लैटिन एक्सप्रेशन विच इज नोन एज ओबिजुस रेमेडियम। यानी कि जो मैक्सिम जो हम पढ़ रहे हैं इक्विटी वाला, ये इस मैक्सिम के साथ रिलेट करता है, ये हमें ये बता रहे हैं, यानी कि इसके साथ ये इसी के साथ ही चल रहा है आगे। अब इसी मैक्सिम को हमने यानी कि ओबिजुस इबी रेमेडियम को हमने दोबारा हेडिंग में लिख दिया। फिर हमने फिर इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, यानी कि पहले तो हमने इसका बेस बता दिया कि ये जो मैक्सिम है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ जिसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये जो मैक्सिम है ये इसके ऊपर रिलेट करता है। अब फिर हमने दूसरी हेडिंग में इस मैक्सिम के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। इसमें लिखा है ओबिजुस इबी रेमेडियम इज अ लैटिन मैक्सिम दैट मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने मीनिंग इसका बता दिया, ठीक है। अब जिन लोगों को याद नहीं होता ना ये मैक्सिम, तो आप ये देखो रेमेडियम से आप रेमेडी याद रख लो, रेमेडी, ठीक है। तो इससे आपको खुद ही याद आ जाएगा, हाँ इस पे इसका मीनिंग है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, क्योंकि ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखे हैं ना, ये वर्ड इस मैक्सिम इस वाले मैक्सिम के साथ भी रिलेट करते हैं। यानी कि जो पिछला मैक्सिम है ना, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, इसी की ही है बेसिकली लैटिन ट्रांसलेशन। यानी कि ये जो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखा देख रहे हो ना, यहाँ पे इंग्लिश लिखी देख रहे हो, ये इसी की ही ट्रांसलेशन है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्ड है ओबिजुस इबी रेमेडियम, ये लैटिन लैंग्वेज है। जैसे कि हम पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी पश्तो बोलते हैं, या हिंदी या जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ही ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है जिसको जो लैटिन में है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे मौजूद है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको अलग से ट्रांसलेशन लिखनी पड़ेगी, बल्कि आप इसी की ट्रांसलेटर उठा के यहाँ डालोगे, सही है। अगली हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं, लीडिंग केसेस। अब यहाँ पे हमने एशबी एंड वाइट का केस मैंने काफ़ी तफसील से डिटेल से लिखा है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केस लॉ से भागते हैं, तो जो केस लॉ से बचना चाहते हैं तो आप बेशक छोटा सा इतना पोर्शन भी लिख के ख़त्म कर सकते हो, बट जिन स्टूडेंट को मार्क्स अच्छे लाने हैं पेपर में, तो उनको मैं यही सजेशंस दूंगी कि जो ये केस लॉ मैंने लंबा करके लिखा है ना, अगले पेज तक जा रहा है, तो अगर आप भी इस केस लॉ को लंबा लिखोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, ठीक है। तो जब हम केस लॉ को स्टडी करते हैं, देखते हैं इस केस लॉ में लिखा क्या और ये किस तरह से इस मैक्सिम के साथ रिलेट करता है। एशबी एंड वाइट is an important case in the English law about the right to vote। अच्छा, ये जो एशबी एंड वाइट का केस है ये इस साल में हुआ था और ये इंग्लिश लॉ में हुआ था। इंग्लिश लॉ मीन्स यानी कि यूके के अंदर ये केस हुआ था, सही है। ये इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे राइट्स ऑफ वोट के ऊपर बात हो रही है। कुछ ऐसा सीन हुआ कि राइट्स ऑफ वोट नहीं कर पा रहे थे। अब देखते हैं हम इसको। इन दिस केस मिस्टर एशबी tried to vote in an election but Mr. White, a government official, refused to let him vote। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो मिस्टर एशबी है वो वोट करना चाह रहा था इलेक्शंस में, लेकिन जो मिस्टर वाइट हैं जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं वो रिफ्यूज करते हैं कि ये बंदा वोट कर सके। यानी कि जो ये बंदा है ना वाइट, ये नहीं चाहता था कि जो एशबी है वो वोट्स में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे और अपना वोट ना दे सके, सही है। इवन दो एशबी हैज़ अ लीगल राइट टू डू सो, जो एशबी है ऑब्वियसली उसकी 18 से ऊपर एज है और वो उसके पास राइट है कि वो वोट कर सके, ठीक है। तो ये बात यहाँ लिखी है। एशबी टुक द मैटर टू कोर्ट आर्ग्यूइंग दैट हिज राइट टू वोट वाज डिनाइड विदाउट एनी वैलिड रीजन। फिर जो एशबी है जब इसने देखा कि मिस्टर वाइट उसको खामखा रोक रहा है तो एशबी कोर्ट चला गया और कोर्ट से जाके कहता है कि मेरे पास राइट टू वोट है, यानी कि मैं वोट दे सकता हूँ, तो फिर मुझे वोट देने से क्यों रोका जा रहा है, और जो रोक रहा है उसके पास रीज़न ही कोई नहीं है कि मुझे रोक सके, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी है। आगे आता है डिसीजन। अब इसके ऊपर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। द कोर्ट रूल्ड द फेवर ऑफ एशबी, यानी कि जिस बंदे ने वोट देना है और जिसको वोट देने से रोका जा रहा है उसी की साइड जो है कोर्ट ने ली, ठीक है। स्टेटिंग दैट इफ अ पर्सन्स लीगल राइट इज वायलेटेड दे कैन सीक जस्टिस इन कोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कोर्ट कह रही है कि जिस बंदे का राइट वायलेट किया जा रहा है वो जस्टिस सीक कर सकता है कोर्ट से, यानी कि इस बंदे का जो वायलेट किया गया राइट, यानी कि जिसने इसको वोट करने से रोका है, कोर्ट कहती है कि इसके पास राइट है इसलिए हम इसको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ये बात कह रही है। This case law is highly important because it introduced us with a concept that citizens could sue government officials who wrongly interfere with their legal rights। तो यहाँ पे ये लाइन हमें ये लिखी है मैंने कि ये जो केस लॉ है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस केस लॉ से हमें ये पता चला कि जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी सू कर सकते हैं। सू मीन्स के
ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे कि मिस्टर वाइट था, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, यानी कि ऑफिसर है। ये जो बंदा था इसने बेवजह एशबी को वोट करने से रोका। ऐसी सिचुएशन पे इसने इसको सू किया। सू मीन्स इसको कोर्ट में जाके इसको कहा कि भाई आप मुझे रोक नहीं सकते। तो इस केस लॉ से हमें ये पता चला कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं इन पे भी हम केस कर सकते हैं अगर ये हमारे मामला में इंटरफेयर करें गलत तरीके से, ठीक है। अगर सही तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं तो वो और बात है, लेकिन अगर बेवजह आपके राइट्स को वायलेट करें ऐसी सिचुएशन पे इनको आप सू कर सकते हो, यानी कि कोर्ट लेके जा सकते हो। This decision emphasized the importance of protecting individual rights and ensured that the court could be used to hold officials accountable for their actions. यहाँ पे ये लिखा है इस लास्ट लाइन में कि जो ये केस है, इस केस से हमें ये आइडिया हुआ कि जो कोर्ट्स हैं वो हमारा साथ देंगी और कोई भी ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, ठीक है, उसको भी अकाउंटेबल बनाएंगी अपनी हरकतों पे। अकाउंटेबल का मतलब है जिम्मेदार, यानी कि जिस बंदे ने भी अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसके पावर्स का भी उससे पूछा जाएगा। कोर्ट उससे पूछेगी कि आपको तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनाया गया, लेकिन आप अपनी पावर्स का गलत फ़ायदा क्यों उठा रहे हैं, किसी बंदे को क्यों नहीं राइट दे रहे वोट करने का, आपको तो हक नहीं बनता आप इस तरह करें। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में हमें हेल्प कर रही है। तो ये चीज़ें हमें इस केस लॉ से सीखने को मिली। अगली चीज़ है केस लॉ रिलेटिंग विद मैक्सिम। अब इस केस लॉ जो भी हमने पढ़ा अब तक, ये मैक्सिम के साथ कैसे रिलेट करता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है, दिस केस लॉ इज क्लोजली रिलेटेड टू द मैक्सिम इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। दिस मैक्सिम मीन्स दैट इफ समवन्स लीगल राइट आर वायलेटेड द कोर्ट शुड प्रोवाइड अ रेमेडी इंश्योरिंग जस्टिस इज डन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मैक्सिम है जिसका मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा है, दिस मैक्सिम मीन्स दैट कोई भी बंदा है जिसका लीगल राइट वायलेट हो रहा है, वायलेट मीन जिसके राइट्स को कोई भी बंदा आगे कह रहा है कि मैं तुम्हें वोट नहीं करने दे रहा या कुछ भी करने नहीं दे रहा, जबकि उसके पास राइट है वोट करने का, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे कोर्ट फिर उस बंदे को राइट देगी कि तुम वोट कर सकते हो, तुम आगे निकल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमें सिखा रही है, यानी कि इस बंदे को रेमेडी देगी। रेमेडी मीन्स कि इस बंदे को अगर राइट नहीं दिया जा रहा वोट करने का तो कोर्ट कहेगी ठीक है तुम वोट कर सकते हो, जो बंदा रोक रहा है उसको कोर्ट सजा देगी। ये चीज़ हमें मिली है। मैंने जान के आपको इस वर्डिंग्स को उस पिछले केस के साथ रिलेट करें ताकि आपको समझ आ सके। इंश्योरिंग जस्टिस। अच्छा, अगली हेडिंग क्या थी, अगली लाइन है हमारे पास, देयरफॉर द केस लॉ ऑफ एशबी एंड वाइट एक्सप्लेन्स दैट द प्रिंसिपल दैट द लॉ और इक्विटी शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ वे to fix or compensate for a violation of rights, ensuring that no one is left without a remedy for a wrong done to them. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो ये केस लॉ है एशबी वर्सेस वाइट का, इससे हमें ये सीखने को मिला कि किसी की भी अगर राइट वायलेट हो रहे हैं तो कोर्ट जो है उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगी, यानी कि एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। ये बात यहाँ लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम ऑफ इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग विद रेमेडी। दूसरी हेडिंग हमारे पास शुरू हो गई, यहाँ तक जो है ये केस लॉ खत्म हो रहा है। दूसरी हेडिंग आ जाती है, तो यहाँ पे लिखना है कि जो मैक्सिम है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये मैक्सिम अप्लाई होता है ब्रीच ऑफ एनी लीगल राइट, यानी कि जिसके भी लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ब्रीच का मतलब होना है टूटना, तोड़ना या ब्रेक कर देना, ब्रेक करना, ठीक है, इसको हम ब्रीच कहते हैं। तो अगर किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ब्रीच किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, उसको राइट्स नहीं दिए जा रहे, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस मैक्सिम को ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे यूज़ हो सकता है, यानी कि अगर आपने कोई ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी के साथ ट्रस्ट एक्ट में, तब भी आप कर सकते हो। यानी कि आपने ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहाँ पे अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, ख़राब करता है, तब भी आप कोर्ट जा सकते हो। अगर आप में से किसी ने ट्रस्ट एक्ट को नहीं पढ़ा, ट्रस्ट एक्ट की आप वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको ट्रस्ट एक्ट के भी समझ आ जाए। रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को हम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी बंदा का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट को खाम का ख़राब करते हैं तो ऐसे सिचुएशन पे भी आप कोर्ट जाके इस मैक्सिम्स को यूज़ कर सकते हैं। रेस्टिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इन चीज़ों पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी कि रेस्टिफिकेशन हो रहा है या कैंसिलेशन हो रहा है या रेजिस्ट्रेशन हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की, इन तीनों सिचुएशंस पे भी आप कोर्ट जाके हेल्प ले सकते हो। अगर आपको ये रेजिस्ट्रेशन और रेस्टिफिकेशन और कैंसिलेशन का नहीं पता तो इनके ऊपर पूरा का पूरा मैंने चैप्टर बनाया हुआ है, आप चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देखें ताकि आपको ये टॉपिक्स भी आराम से समझ आ जाए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर्स में आ सकते हैं। आखिरी हेडिंग है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, और जो रिसीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आप कोर्ट में जाके हल करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये एंड वाली लाइन नहीं लिखनी, बेशक आप स्टार्टिंग वाली लिख लो, जितनी आपको याद रह सके उतने पॉइंट्स डाल दो, ठीक है। अब मैंने इन्हीं पॉइंट्स को आगे हेडिंग्स में लिखा है, फिर अब हम हेडिंग शुरू करने लगे हैं। ब्रीच ऑफ एनी लीगल राइट में हमने लिखना है, इफ़ एनी वन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वायलेट एनी सिटीजन्स लीगल राइट मे गेट सूड फॉर देयर एक्शंस। यहाँ पे यही बात लिखी गई कि चाहे बेशक गवर्नमेंट का ऑफिसर ही क्यों ना हो,
किसी भी सिटीजन के ये बंदे यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर किसी भी सिटीजन्स के अगर राइट वायलेट कर रहे हैं बेवजह, ऐसे सिचुएशन पे उनको भी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी आप सू कर सकते हैं उनकी एक्शंस की वजह से। ठीक हो गया, ये बात आपने इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट हेडिंग पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अ ट्रस्टी फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कुड बी सूड इन इक्विटी बिकॉज इट वॉज अ रॉन्ग। यानी कि जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी वो है जो ट्रस्ट एक्ट जब आप पढ़ोगे उसमें कुछ ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बंदा लाइक ट्रस्टी बनता है उसको हम ट्रस्टी कहते हैं ट्रस्ट एक्ट में। ठीक है, तो अगर वो कोई भी गलती करता है यानी कि ब्रीच करता है ट्रस्ट एक्ट को, यानी कि जो भी चीज़ें इस ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है उसको उसके अगेंस्ट चलना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके खिलाफ चलना शुरू हो गया, गलत काम करना शुरू हो गया, ऐसे सिचुएशन पे इस बंदे को भी सू किया जा सकता है। ठीक हो गया। अगली हेडिंग है रेजिशन। रेजिशन का मतलब है कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट को। मिसाल के तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दो बंदों ने मिलके बनाया है, कर रहे हैं, दूसरा बंदा जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को अचानक कैंसिल कर देता है। ऐसी सिचुएशन पे वो क्या करे? When the contract was voidable because of the fraud or misrepresentation, then common law could not provide any relief. The court of equity gets involved and provide remedy. या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो बनाता है, या मैं दो तरह से बताती हूँ। अब दो बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक बना था, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल नहीं करी। ऐसी सिचुएशन पे भी ये जो मैक्सिमम है ये अप्लाई होता है। दूसरी चीज़ भी इसके अंदर बताना चाहती हूँ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मिसाल के तौर पे इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इसको नहीं पता था कि भाई इस बंदे ने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वाली, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बाद में फ्यूचर में धोखा दे सकती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे ये बंदा कहता है कि तुम मुझे ये गाड़ी जो है तकरीबन 30 लाख में दे दो, 30 लाख में, ठीक है, लेकिन इस बंदे ने छुपके से एक पेज पे ऐसी चीज़ डाली हुई थी जो इसने इसको नहीं दिखाई। उसने इस पेज पे लिख दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि 30 लाख के साथ साथ अगर गाड़ी में कोई भी नुकसान हुआ हो पहले से, उसके पैसे भी ये एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 30 लाख के साथ साथ ये इसको 40 लाख भी दे सकता है बाद में एक्स्ट्रा। ये बात इस बेचारे को नहीं पता थी और इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसी सिचुएशन पे भी कोर्ट जो है इन्वॉल्व होगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी जो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से बना हो। ठीक है, रेस्टिफिकेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना, इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ही कहते हैं। ठीक है, इफ एनी डॉक्यूमेंट was not made according to the intention of the parties and wrongs committed because of it। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसा बनाया गया है जो कि पार्टीज की मर्जी के हिसाब से नहीं था, उनके इंटेंशंस के हिसाब से नहीं था और इसी की वजह से गलत हो गया, यानी कि रॉन्ग कमिट हो गया। In such situations, the common law court could not provide remedy. Then equity court shall involve and provide remedy, which will be known as the rectification of instrument in order to bring the instrument according to the intention of party. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ कोर्ट है ऐसी सिचुएशन पे हेल्प नहीं कर पाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो इक्विटी कोर्ट्स हैं यानी कि जो चेंचुरी कोर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी और रेस्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का एक रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। जो ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें होता है ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी गलतियां हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टीज को सही नहीं लग रही, तो इस चीज़ को इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की ऑप्शन देगा कोर्ट। इस चेंज करने को हम रेस्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रेमेडी हमें इस चेंचुरी कोर्ट से मिलेगी। दूसरी हेडिंग में मूव ऑन करते हैं। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उसको कैंसिल करना। वही सेम बात है जो मेरे ऊपर पड़ी, उसी तरह की बात आपको इधर भी मिलेंगी। इफ पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट देन सच कॉन्ट्रैक्ट वुड was binding on the parties which is obviously a wrongful act। यहाँ पे लिखा है कि ऐसी पार्टीज जो फ्री कॉन्सेंट के बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट में घुसी हैं। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है बगैर अपनी मर्जी के, यानी कि ये ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ जाके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और साइन करने के बाद इन पार्टीज को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा, यानी कि बाइंडिंग हो जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने पे। तो ऐसी सिचुएशन पे जो इक्विटी कोर्ट है वो इन्वॉल्व हो जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा देगी। ठीक हो गया, ये बात यहाँ लिखी है। सो इक्विटी कोर्ट विल प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू कैंसिल सच कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज मेड विदाउट फ्री कंसेंट एंड हेल्प द पीपल फ्रॉम अनजस्टिस। ठीक है, कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और उनकी मर्जी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट बना है, उनको हेल्प करने के लिए इक्विटी कोर्ट घुसेगी और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रेमेडी प्रोवाइड करेगी जिससे कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करवा देगी।
अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में ये होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेंट और रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। द कोड ऑफ इक्विटी कोड अपॉइंट द रिसीवर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग कोर्ट। साथ रिसीवर मैनेजेस द टास्क गिवन बिलो। यहाँ पे ये लिखा है कि मिसाल के तौर पे ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये किराएदार है और ये लैंड मतलब घर का मालिक मकान है, यानी कि ये ओनर है घर का और ये रेंट पे रह रहा है इसी घर में। अब इन दोनों के बीच किसी बात पे लड़ाई लग गई है। ऐसी सिचुएशन पे जो घर है वो ज़ाहिर बात है खाली रहेगा, उसमें मसले आएंगे। तो घर को चलाने के लिए एक रिसीवर को कोर्ट अपॉइंट करेगा। ये रिसीवर ऐसा बंदा होगा जो उस घर के मामलात को देखेगा, ठीक है। तो इनकी लड़ाइयाँ तब तक लगी होंगी। इसके अलावा कोई भी और मैटर हो, मिसाल के तौर पर कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की लड़ाई लग गई है और वो कोर्ट अपनी कंपनी को नहीं संभाल पा रहे। ऐसे सिचुएशन पे कोर्ट एक रिसीवर को रख देगी। रिसीवर एक बंदा होगा जो उस कंपनी को संभालेगा। तो बेसिकली जो रिसीवर है एक ऐसा बंदा होता है, एक थर्ड पर्सन होता है जिसका लेना देना उन पार्टी से नहीं होता जिनकी लड़ाई लगी है। इसको एक कोर्ट खुद रखती है, कहती है कि भाई जब तक लड़ाई लगी हुई तब तक आप इनके फाइनेंशियल मामला, यानी कि इनके घर के अंदर से जो अर्निंग आ रही है, यानी कि रेंट के थ्रू, या कंपनी अगर चले कंपनी से अर्निंग आ रही है, तो उस मामला को तब तक आप संभालें जब तक इनकी लड़ाई लगी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इक्विटी कोर्ट्स इन्वॉल्व होती है और एक रिसीवर को अपॉइंट करवाती है। अब दूसरी हेडिंग आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी विल नॉट सफर अलोंग विदाउट अ रेमेडी, ये कहाँ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे बातें लिखी हैं। इसमें से पहला पॉइंट है दिस मैक्सिम कैन बी अप्लाइड ओनली वेयर अ रेमेडी एग्जिस्ट एंड दैट द राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ व्हिच इज कॉल्ड लीगल राइट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रेमेडी जो है तब ये मैक्सिमम तभी अप्लाई होगा जहाँ पे राइट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर राइट मौजूद नहीं है तो ये रेमेडी भी वहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकती, ठीक है। बगैर राइट्स के रेमेडीज यूज़ ही नहीं होती कहीं पे, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेमेडी है ये लीगल राइट्स से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि ऐसी राइट्स हों जो लीगल हों, मतलब ऐसे राइट्स पे ये इन्वॉल्व नहीं होंगी जो लीगल नहीं होंगी, ठीक है। तो लीगल राइट्स पे ही ये अप्लाई होती है मैक्सिमम। उसके अलावा दिस मैक्सिमम कैन बी अप्लाइड विद द रॉन्ग हैज़ बीन डन एंड राइट हैज़ बीन वायलेटेड। और ये मैक्सिमम तब अप्लाई होगा जब किसी के राइट्स वायलेट हुए हों, ठीक है, और किसी के साथ रॉन्ग हुआ हो, गलत हुआ हो, ठीक है। अब थर्ड हेडिंग है, थर्ड पॉइंट है हमारा दिस मैक्सिमम कैन बी अप्लाइड वेयर कॉमन लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी रिलीफ फॉर द ब्रीच ऑफ लीगल राइट। और ये मैक्सिमम तब अप्लाई होगा जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट कोई हेल्प ना करी हो। पहली ही बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई ऐसा रॉन्ग हो गया, किसी इंसान के साथ गलत हो गया, ज्यादती हो गई है, उस सिचुएशन पे अगर कॉमन लॉ कोर्ट हेल्प कर पा रही है तो इक्विटी के मैक्सिमम्स वहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कॉमन लॉ कोर्ट खुद ही कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पा रही, किसी इंसान का नुकसान नहीं ठीक कर पा रही, वहाँ पे ये मैक्सिमम्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। दूसरी हेडिंग में आता है कि कौन सी सिचुएशन पे ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होते। इक्विटी विल नॉट सफर अलोंग विदाउट रेमेडी। ये जितनी बातें यहाँ लिखी है ना, आप चाहो तो इनको बाकी मैक्सिमम्स के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है कि वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ मोरल राइट्स बिकॉज इक्विटी हेल्प्स ओनली वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ लीगल। जहाँ पे मोरल राइट्स आ जाए ना, वहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई नहीं होता। मोरल राइट्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने किसी इंसान को अगर थप्पड़ मार दिया है क्योंकि मुझे गुस्सा आया हुआ था, वो हो गए मोरल राइट्स, ठीक है। इसमें जाहिर बात है मैंने एक थप्पड़ मार दिया, इस पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के मतलब वोटिंग राइट्स मैं छीन रही हूँ किसी के, या मैं किसी के गाड़ी को जान के एक्सीडेंट करा रही हूँ, ठीक है, तो वो सारे हो गए लीगल राइट्स। लेकिन मोरल राइट्स जो होते हैं, जैसे कि थप्पड़ मार देना, किसी को गाली दे देना, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर देना, वो मोरल राइट्स में आती हैं, सही है। तो ऐसी सिचुएशन पे ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होते। थर्ड पॉइंट इज वेयर देयर इज अ jurisdiction of common law court, this means common law court have remedy available to deal with the case। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कॉमन लॉ कोर्ट में रेमेडी मौजूद है उस केस को सॉल्व करने की, तो उस जगह पे मैक्सिमम अप्लाई ही नहीं होंगे, ठीक है। वेयर देयर इज अ नेग्लिजेंस ऑफ द प्लेंटिफ। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि जो बंदा रेमेडी मांग रहा है, यानी कि जो कह रहा है कि भाई मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर यही बंदा खुद ही अपना नुकसान करके आया कोर्ट में और कोर्ट से कह रहा है कि भाई मुझे अब आप रिलीफ दें, इसका मतलब है इसने अगर खुद किया ना, तो ऐसी सिचुएशन पे ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना नुकसान खुद किया है और फिर उसकी जो है आपसे पैसे भी मांग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं अप्लाई हुई। मिसाल के तौर पे जो ये डिफेंडेंट है, यानी कि ये डिफेंडेंट है और ये प्लेंटिफ है, इसने नुकसान किया अपनी चीज़ का खुद ही करके, इस पे इल्ज़ाम लगा दी, ऐसे सिचुएशन पे मैक्सिमम जो है अप्लाई नहीं होते। अगली हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ द मैक्सिमम। इसमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। इसमें आता है लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम आएगा ब्रीच ऑफ मोरल राइट। जितना कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं को आप जो है इसको फ्लो चार्ट में लिख दें। फ्लो चार्ट
होते बेसिकली इसलिए हैं कि बाज़ू का कुछ स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस तरह लंबा लंबा करके जो है पेपर में लिख पाएँ, ठीक है। तो जान छुड़ाने के लिए आप इस तरह से भी फ्लो चार्ट्स बना के दे सकते हैं, पेपर के अंदर लिख सकते हैं, इससे मार्क्स भी आपको अच्छे आ जाते हैं। पहला पॉइंट है ब्रीच ऑफ मोरल राइट, दूसरा पॉइंट है जुरिसडिक्शन ऑफ कॉमन लॉ, प्लेंटिव्स नेग्लिजेंस, ये वही सेम है जो यहाँ पे लिखी है, यानी कि अगर ब्रीच मोरल राइट्स की हो रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा, अगर कॉमन लॉ कोड में रेमेडी मौजूद है तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, उसके अलावा प्लेंटिव की अपनी गलती है तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड अगली हेडिंग है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम है ये हमें रिट्स जुरिस्डिक्शन रिट्स में भी काम आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी काम आते हैं। अगर आप में से किसी को रिट्स का नहीं पता, रिट्स भी बेसिकली एक टाइप की रेमेडी होती है। अगर आपको रिट्स के बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे बाकी वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने रिट्स के ऊपर बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की दी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली पार्ट 5 में आएगा आपको नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कौन सा सब्जेक्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी ये मैक्सिम्स बड़े काम आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ये मैक्सिम जो है इन जगहों पे काम आते हैं, यानी कि इन दोनों पे। उसके अलावा नेचर ऑफ मैक्सिम्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ इक्विटी आर सब्सटेंटिव इन नेचर। सब्सटेंटिव का मतलब है हैविंग अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि जो मैक्सिम्स है ना इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है, अलग से वर्क कर सकते हैं और किसी लॉ के साथ भी वर्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है मैक्सिम्स की, द एंटायर बॉडी ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ इक्विटेबल कोड इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जितना भी जुरिस्डिक्शन है ना इक्विटेबल कोड्स की वो बेस ही मैक्सिम्स पे करते हैं, यानी कि जो इक्विटी के कोड्स हैं वो चलते ही इन मैक्सिम्स के साथ हैं, ये बात यहाँ लिखी है। थर्ड अगली हेडिंग है रोल ऑफ मैक्सिम्स। रोल ऑफ मैक्सिम में लिखा है वेयर कॉमन लॉ कुड नॉट प्रोवाइड रेमेडी देन इक्विटी कोड प्रोवाइड रेमेडी बाय यूजिंग दिस मैक्सिम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कॉमन लॉ कोड रेमेडी ना प्रोवाइड कर सकें तो इक्विटी कोड उस सिचुएशन पर रेमेडी प्रोवाइड कर दी, ये इसका रोल है। कंक्लूजन में आप चाहो तो सबकी कंक्लूजन एक जैसे लिख दो या फिर सबकी कंक्लूजन आप अलग अलग भी दे सकते हो मैक्सिम्स की, ठीक है। इसमें लिखा है टू कंक्लूड दैट द मैक्सिम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इक्विटी विल इंटरफेयर टू प्रोटेक्ट द पीपल इफ कॉमन लॉ कोड कुड नॉट प्रोवाइड रेमेडी टू द इनोसेंट। यहाँ पे ये लिखा है कि अगर कॉमन लॉ कोड रेमेडी प्रोवाइड ना कर सके तो ऐसी सिचुएशन पे इक्विटी कोड्स यानी कि इक्विटी इन्वॉल्व होगी ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। तो यही सारा था इसकी वीडियो में, और आप चाहें तो सबको इंट्रोडक्शन सेम लिख सकते हैं, या चाहें तो आप जो मैक्सिम पढ़ रहे हैं उस मैक्सिम का नेम भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में।